दोस्तों हर लड़कियों का सपना होता है कि अगर वो शादी करके अपनी ससुराल जा रही हैं तो उनको दुनिया की सारी खुशी मिल जाए। उसका पति उसे बेहद ही प्यार करे और उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। दोस्तों इसी सोच और इसी खुशियों के साथ संगीता की भी शादी होती है और संगीता भी ढेर सारे सपने संजो करके अपने ससुराल जाती है। लेकिन संगीता ने इस 1 महीने में ही अपनी शादी की खुशी को भी देखी और अपने तलाक का गम भी देख लेती है। दोस्तों उसे उसका पति तलाक दे करके घर से धक्के मार करके भगा देता है। दोस्तों इसके बावजूद भी वो लड़की संगीता ने रुकने का नाम नहीं लिया और अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों का बिज़नेस खड़ा कर लेती है। दोस्तों करोड़ों का बिज़नेस खड़ा करते उसको देर नहीं लगती और 5 साल के बाद उसी का पति जिसने उसे धक्के मार करके तलाक का पेपर थमाते हुए घर से भगाया था, वही उसके सामने ऑटो रिक्शा चलाता हुआ मिलता है। दोस्तों इसके बावजूद भी जब वह उसे पहचान जाती है और वो लड़का भी संगीता को पहचान जाता है, तो अपने घुटने के बल टेक करके उसे अपनी गलती की माफ़ी माँगने लगता है। लेकिन संगीता के ऊपर उसका एक भी परसेंट प्रभाव नहीं पड़ता है और वह लाख मिन्नतें करता रहा कि अब हम एक दूसरे के साथ बची जिंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन संगीता ने उसे साफ मना कर दिया और यही कहा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अब तुमने मेरे साथ जो किया उसका सजा यही है कि तुम अब अकेले अपनी पूरी जिंदगी बिताओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों आज की कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे नई जनरेशन की सोच होती है और नई जनरेशन के जो लोग होते हैं उनकी कितनी घटिया सोच होती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा काफिला और मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी सी अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों संगीता नाम की एक लड़की होती है जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छी होती है और वह हमेशा अपने क्लास में टॉप करती है। लेकिन फिर भी हाई स्कूल के बाद उसकी पढ़ाई को बंद करवा दिया जाता है। दोस्तों इसका सीधा कारण था पैसा, क्योंकि संगीता के माँ-बाप बहुत ही गरीब थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो संगीता को आगे की पढ़ाई करवा सकें। दोस्तों संगीता भी काफ़ी निराश होती है, लेकिन वो करती तो क्या, क्योंकि उसके पापा के पास पैसे भी नहीं थे और एक बहुत बड़ा हमेशा उनको गम सता रहा था कि संगीता की शादी कैसे होगी, क्योंकि शादी में बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। दोस्तों अगर जिस परिवार में या जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस समाज का हम लोग हिस्सा हैं, इसमें एक बहुत बड़ा पाप है दहेज। दोस्तों दहेज नाम का एक बहुत बड़ा पाप है जो कि गरीब घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो बेटियों का दहेज देना बेटियों की शादी में बहुत बड़ा पाप हो जाता है और बहुत बड़ा गम हमेशा सताता रहता है। गरीब माँ-बाप कहाँ से इतना पैसा लाएं कि अपनी बेटी की शादी में दहेज दे पाएं। दोस्तों यही गम संगीता के माँ-बाप को भी सता रहा था और वो पैसे की बचत करने लगते हैं और संगीता धीरे-धीरे जवान हो जाती है और बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगती है। दोस्तों उसके पिता उसके रिश्ते के लिए कई जगह जाते हैं, लेकिन हर जगह उनको निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि हर कोई उनसे दहेज की डिमांड कर देता और जैसे ही दहेज की डिमांड करता तो वो अपनी हैसियत के हिसाब से रिश्ता मना कर देते और दहेज देने से वंचित हो जाते। दोस्तों हर बार उनको निराशा हाथ लगती, क्योंकि उनके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। दोस्तों धीरे-धीरे 2 से 3 महीने का टाइम बीत जाता है और एक दूर का रिश्तेदार उनके पास एक रिश्ता लेकर आता है और बताता है कि लड़के वाले बहुत ही अमीर हैं और उनकी बहुत सारी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट पे चलती हैं। दोस्तों संगीता के माँ-बाप को बहुत सारी खुशी मिलती है इस बात को सुनकर कि लड़का शादी के लिए तैयार है और दहेज भी नहीं लेगा। दोस्तों फटाफट उसके पिता जाकर के उस लड़के को देखते हैं और शादी तय कर देते हैं।
दोस्तों खुशी-खुशी इधर बारात की तैयारियां चल रही थी और बारात दरवाजे पर आ जाती है। दोस्तों बारात दरवाजे पर आ जाती है, जैसे भी कार्यक्रम होता है, द्वार 4 होता है और उधर लड़के लोग जनवासा में जाते हैं। दोस्तों इधर घर वाले जयमाल की तैयारी में थे और बार-बार संदेशा भिजवा रहे थे कि दूल्हे को जयमाल स्टेज पर लाया जाए और इधर जयमाल होना चाहता है। दोस्तों बारातियों के तरफ से हर बार एक ही बहाना आता था कि कुछ देर रुक जाओ, बस आने ही वाले हैं और हम लोग जयमाल करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों धीरे-धीरे कई बार जब उन्होंने इस बात को मना किया, तो पता चला कि वो जो लड़का था, जिसका नाम कमलेश था, जिसके साथ संगीता का रिश्ता होना था, उसने शराब पी रखी थी और नशे में धुत हो गया था, इसलिए वो जयमाल स्टेज तक नहीं आ पा रहा था। दोस्तों ये बात पूरे घराती और पूरे बारातियों में आग की तरह फैल जाती है कि कैसे एक लड़का अपनी ही बारात में इतनी ज़्यादा शराब पी लिया है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, जब ये बात संगीता को पता चली, तो संगीता ने अपने पिताजी से सीधे ही मना कर दिया कि वो शादी नहीं कर सकती और ऐसे लड़के से तो बिल्कुल नहीं, जो अपनी ही बारात में, अपनी ही शादी के दिन इतनी ज़्यादा शराब पी रखी है, तो बाद में ये क्या करेगा, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। लेकिन संगीता के पिता को बस एक ही ख़्याल आ रहा था कि बिना दहेज के शादी हो रही है, लड़का है, हो सकता है उसके दोस्तों ने पिला दी हो। अगर बाद में ये सही हो जाएगा, तुम्हारे प्यार को पाएगा, तो सही हो जाएगा। अपनी लड़की को समझाते हुए शादी के लिए मना लेते हैं। दोस्तों संगीता भी अपने बाप के लाचारता को देखते हुए, उनकी लाचारी को देखते हुए मान जाती है और शादी हो जाती है। दोस्तों संगीता की शादी होती है किसी तरीके से और सुबह उसकी विदाई होती है और वो अपने ससुराल जाती है। दोस्तों संगीता जब अपने ससुराल जाती है, तो पहले ही रात उसका पति इतनी ज़्यादा शराब पीकर आता है। जब संगीता खुशियों का बहुत सारा पहाड़ लेकर के अपने मन में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि उसका पति आएगा और बहुत सारी खुशियाँ उसको मिलेंगी। लेकिन उसका पति इतनी ज़्यादा शराब पी कर के आता है और दवा खा कर के आता है और उसके साथ संबंध बनाता है और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। दोस्तों संगीता उसे बार-बार मना कर रही थी, लेकिन वो नहीं मानता है और जबरन उसके साथ पहली ही रात में कई बार संबंध बनाता है। दोस्तों कई बार संबंध बनाने के बाद संगीता टूट सी जाती है और सुबह उठती है तो ये सारी बात अपनी जेठानी से बताती है कि कैसे उसके पति ने उसके साथ बहुत ही गलत किया और दवा खा करके उसके साथ संबंध बनाए। दोस्तों उसकी जेठानी कहती है कि पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा पति जैसे कर रहा है, उसको करने दो क्योंकि वो तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी हो। दोस्तों वह उसकी बातों को सुन कर के आश्चर्य हो जाती है कि कैसे एक लड़की ही एक लड़की की दुश्मन बनी हुई है और उसे गम को सहने के लिए और उसे बहुत सारी परेशानियों को झेलने के लिए मजबूर कर रही है। दोस्तों वह अपनी सासू से भी ये बात बताने की सोच रही थी, लेकिन उसकी जो सासू थी, वो उसको उल्टा ही सुनाने लगती है कि कैसे एक गरीब घर की लड़की से मैंने अपने लड़के की शादी कर दिया और दहेज में एक कौड़ी भी नहीं मिली और एक गाड़ी तक नहीं मिली। मेरे बेटे को एक चैन भी नहीं मिली और उसकी जो ननद थी, वो भी उल्टा दहेज का ही ताना अपनी भाभी को दे रही थी। दोस्तों सारे लोगों की बातें सुन कर के संगीता के मन में एक पहाड़ टूट पड़ता है। जो उसकी खुशियाँ थी, वो तो दूर चली जाती हैं और एक गम का जो साया होता है, वो उसके सर पर मंडराने लगता है। दोस्तों, संगीता अपने पति को दोपहर में ये सारी बात बताती है कि कैसे आपने मेरे साथ सुहाग रात के दिन बहुत ही गलत किया और मैं आपकी पत्नी हूँ, सदा-सदा के लिए आपके ही साथ रहूँगी। तो ऐसी हैवानियत आप मेरे साथ क्यों करते हो? और माँ और ननद और सारे लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं और मुझे गरीबी का ताना देते हैं। दोस्तों, उसका पति कमलेश भी कम नहीं था और उसे 2 चाँटा लगाते हुए कहता है कि तू माँ से ज़बान लड़ाती है
और माँ तो सही कहती है कि तू गरीब घर की लड़की है, तेरे बाप ने मुझे दिया ही क्या है? और तू मेरे साथ रहेगी, तो मैं जैसी मर्ज़ी वैसा तेरे साथ संबंध बनाऊँगा। इसमें तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तू एक गरीब घर की बेटी है और तेरा बाप बिल्कुल गरीब है। तेरी दूसरी शादी भी तो नहीं कर सकता। तू मेरे घर को छोड़ कर के जाएगी, तो कहाँ जाएगी? दोस्तों, संगीता को जब ये बातें सुनाई देती है, तो मानो उसके पैरों नीचे ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह अब इसी चिंता में डूब जाती है कि कैसे उसके पति ही उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो बाकी के लोग क्यों ना उसके साथ गलत व्यवहार करें। दोस्तों, 2-3 दिन किसी तरीके से बीतता है और उसका पति हर रात शराब पी कर के, दवा खा कर के आता और उसके साथ जबरन संबंध बनाता और जितनी मर्ज़ी उतनी बार उसके साथ सेक्स किया करता। दोस्तों, संगीता बिल्कुल पिंजड़े में कैद एक चिड़िया की तरह रह रही थी और बार-बार उसे टॉर्चर किया जा रहा था और वह सब कुछ सहते हुए अपने बाप की पगड़ी को बचा रही थी। दोस्तों, 2-3 दिन के बाद उसके मायके से उसके पिताजी और उसके चाचा के लड़के लोग बुलाने आते हैं। दोस्तों, जब बुलाने आते हैं, तो उसके ससुराल की जो लोग थे वो उसको बता देते हैं कि तुझे बिल्कुल खुश रहना है और उनके सामने ऐसे दिखाना है कि तू इस घर में बिल्कुल खुश है, तेरे साथ सारे लोग अच्छा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, वह घूँघट बना लेती है और घूँघट में तो पता भी नहीं चलता कि लड़की खुश है कि दुःख है, क्योंकि उसके घूँघट के अंदर का चेहरा कोई देख नहीं सकता। लेकिन उसके चाचा का एक लड़का जब उसके पास आता है, तो अपनी दीदी की सारी बातें समझ जाता है और वह उससे पूछने लगता है, तो वह उसको सारी बातें रो-रो करके बता देती है। दोस्तों, जब सारी बात वो बताती है, तो वो जा कर के संगीता के बाप को, यानी कि अपने बड़े पापा से ये सारी बात बताता है कि कैसे उसकी दीदी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, संगीता का बाप जब उसे घर लिवा जाता है, तो उसे बहुत समझाता है और कहता है कि तुझे वहीं रहना है बेटी, क्योंकि तुम्हारा वही घर है और हम लोग दोबारा तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकते। दोस्तों, संगीता अपने आप को समझाती है और सोचती है कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हो, बिल्कुल मैं वैसा ही करूँगी। दोस्तों, उन 4 से 5 दिनों के बीच में उसके साथ जो उसका पति ने संबंध बनाया था, उसी बीच में उसके पेट में एक लड़का हो जाता है और वो गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, दोबारा जब वह अपनी ससुराल जाती है और उसके पति को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी पेट से हो गई है और उसको बच्चा होने वाला है। दोस्तों, वह कई बार अपनी पत्नी को डाँटता है और उसे कई बार कन्विंस करता है कि वो बच्चे को गिरा दे, क्योंकि अभी उसको बच्चे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संगीता बार-बार अपनी ही जिद पर अड़ी रही और बार-बार उससे एक ही बात बोलती कि ये बच्चा तुम्हारा है और हमारा है, तो इसको मैं क्यों दवा खा कर के गिरा दूँ? दोस्तों, वो बच्चे को नहीं गिराती है और आए दिन उसी को लेकर के उन दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं और मारपीट होती है। दोस्तों, एक दिन संगीता इन सारी चीज़ों से परेशान होकर के अपने पति के घर को छोड़ कर के निकल जाती है और मायके आ जाती है। दोस्तों, मायके में भी उसको उतना सम्मान नहीं मिलता और उसके पिताजी उसको उसके ससुराल भेजने के लिए जिद कर देते हैं। तो वह अपने मायके को भी छोड़ देती है और कहती है कि मुझे तो वहाँ नहीं जाना है, नर्क भरी ज़िंदगी में मैं अपनी ज़िंदगी कहीं और जी लूँगी। दोस्तों, वह निकल जाती है क्योंकि उसकी एक बुआ जो कि दिल्ली में रह कर के काम कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी। दोस्तों, वह दिल्ली में अपने बुआ के घर पे चली जाती हैं और वहीं पे संगीता रहने लगती है। दोस्तों, महीने 2 महीने वो अपनी बुआ के घर पे रही और उसकी बुआ ने उसको एक सिलाई की मशीन ला कर के दे दी थी और वह मशीन चलाती, लोगों को कपड़े सिलती और वहीं से उसका जीवन का शुरुआत होता है। दोस्तों, संगीता शुरू में तो अपने खर्चे निकाल रही थी और फिर धीरे-धीरे उसको कपड़े ज़्यादा मिलने लगे, क्योंकि उसके अंदर काबिलियत तो कूट-कूट के भरी थी और वह सिलाई में बहुत आगे निकल जाती है और धीरे-धीरे
उसको अच्छा पैसा मिलने लगता है और दिन रात वो सिलाई में ही लगी रहती है। दोस्तों फिर वह अपने बुआ के रूम को छोड़ करके उसी के बगल में एक दूसरा रूम ले लेती है और वहां पे सिलाई करने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे 2 साल का टाइम बीत जाता है और संगीता की बेटी की भी उम्र अब लगभग 1.5 वर्ष हो चुकी थी और वह भी संगीता के साथ ही रहती है। दोस्तों बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्यूट उसकी जो लड़की है, जिसका नाम उसने अनमोल रखा था। दोस्तों अनमोल बहुत ही सुंदर थी और संगीता के ही साथ रहती थी। दोस्तों धीरे-धीरे संगीता सिलाई सिखाना शुरू कर देती है और 2 से 4, 4 से 8 मशीनें रख लेती है। दोस्तों संगीता का जो धंधा था वो चल निकलता है और धीरे-धीरे वो एक बहुत बड़ा हॉल किराए पर लेती है और उसमें पचासों सिलाई मशीन डाल देती है और वहाँ पे सिलाई का काम शुरू कर देती है। दोस्तों धीरे-धीरे उसका बिज़नेस बहुत आगे बढ़ जाता है और उसने सूट का एक बहुत बड़ा स्टोर भी बना लिया और देश-विदेश तक उसके सूट का व्यापार होने लगा। दोस्तों ट्रांसपोर्ट करके उसके सूट को विदेश ले जाते लोग और वहाँ पे उसकी बहुत बड़ी डिमांड हो गई। दोस्तों वह अपने सिलाई मशीन के सेंटर को करोड़ों तक पहुँचा दी और आने वाले 2 से 3 साल में वो करोड़ों की मालकिन बन जाती है और उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगता है। दोस्तों उसके बिज़नेस को इतना ज़्यादा ग्रोथ मिल जाती है कि वह आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत ही बड़ी मालकिन बन जाती है। दोस्तों फिर एक दिन वह अपने बिज़नेस के ही सिलसिले से एक दिल्ली से दूसरी जगह जा रही थी और वापस आते टाइम एक ऑटो में बैठती है और जैसे ही ऑटो वाला रुकता है, तो वह फ़ोन पर किसी से बात करने लगता है। दोस्तों जैसे ही वह बात करता है, संगीता उसकी आवाज़ सुनती है, तो उसको उसकी आवाज़ जानी-पहचानी लगती है और जब वह पलट करके उसकी तरफ देखती है, तो वो कोई और नहीं था, बल्कि उसी का तलाकशुदा पति कमलेश था, जिसने उसको लगभग 5 साल पहले तलाक दे करके घर से धक्के मार करके भगा दिया था। दोस्तों संगीता उसे देख करके उससे पूछ बैठती है कि तुम्हारा नाम कमलेश तो नहीं? वह सीधे कह देता है कि हाँ, मेरा नाम कमलेश है और वह भी संगीता को पहचान जाता है और कहता है कि तुम्हारा नाम तो संगीता है। दोस्तों संगीता कहती है, हाँ, मेरा नाम संगीता है और ये जो बच्ची देख रहे हो, ये तुम्हारी ही बच्ची है और आज इसकी उम्र लगभग 5 वर्ष हो चुकी है। दोस्तों वह अपनी बच्ची को देखता है तो रोने लगता है और रो-रो करके उसके हाथ को अपने हाथ में रख लेता है और उसे चूम लेता है। दोस्तों उसकी जो बच्ची थी उसका स्कूल बगल में ही था और संगीता ने सोचा कि साथ ले जाते हुए इसको स्कूल में ड्रॉप कर दूँगी। दोस्तों स्कूल के सामने ही ऑटो रुका हुआ था और वो लड़की स्कूल के अंदर चली जाती है। दोस्तों वो लड़की स्कूल के अंदर पढ़ाई करने चली जाती है और इधर कमलेश अपनी पत्नी के आगे घुटने टेक करके हाथ जोड़ करके अपनी गलती का एहसास कर रहा था। दोस्तों संगीता उसकी एक नहीं सुनती और उससे पूछ बैठती है कि तुम तो बहुत अमीर थे, तुम्हारे पास तो बीसों गाड़ियां ट्रांसपोर्ट में चल रही थी और तुम एक बहुत अमीर घर से थे, तो फिर ये ऑटो रिक्शा कैसे चलाने लगे? दोस्तों उसने बताया कि तुम्हारे घर से जाने के बाद मैं शराब पीता रहा और धीरे-धीरे मैंने एक लड़की से जिससे प्रेम करता था, उससे शादी कर ली और धीरे-धीरे उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और मुझे छोड़ कर के वो भाग गई। और फिर मैं धीरे-धीरे शराब से जुआ खेलने लगा और बची-खुची सारी संपत्ति मैं जुए में हार गया और जो कुछ पैसा मेरे पास बचा था उससे मैंने ये ऑटो निकलवा लिया है और अब मैंने शराब पीना भी बंद कर दिया है, जुआ खेलना भी बंद कर दिया है। अब इसी ऑटो को चलाता हूँ और अपने जीवन का गुज़र-बसर करता हूँ। दोस्तों संगीता अपनी ज़िंदगी बताती है कि कैसे जब उसने उसको धक्के मार करके भगाया था, तो उसने एक सिलाई सेंटर डाला और धीरे-धीरे आज उसका सिलाई सेंटर करोड़ों का बिज़नेस बन चुका है और वह अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो चुकी है।
दोस्तों, वह जो कमलेश था वो उससे मिन्नतें करने लगता है और हाथ जोड़ करके उससे माफ़ी माँगने लगता है और कहने लगता है कि संगीता, फिर से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारे ही साथ बची ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, संगीता उसकी बातों को सुन रही थी और साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो अपनी पत्नी का ही कोई ख़्याल ना रख सके और उसे घर से धक्के मार करके तलाक का पेपर दे करके भगा दे। दोस्तों, वो लड़का बार-बार उससे मिन्नतें किया जा रहा था और उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे और वो बार-बार संगीता से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि संगीता, मुझे गलती का एहसास हो चुका है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला ही बचा हूँ, सारा धन-दौलत भी मेरा चला गया है, अब मैं बची हुई ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, संगीता उसे मना कर देती है और वापस जाने लगती है। दोस्तों, जैसे ही संगीता वापस मुड़ती है, तो देखती है कि उसकी 5 साल की बेटी वहीं खड़ी होती है और वह अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और माँ का हाथ पकड़ करके अपने बाप के पास लाती है और कहती है कि माँ, बाप से अगर गलती हो गई है, तो आप भी तो एक माँ हो और माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। मुझे बाप की भी खुशियाँ चाहिए, क्योंकि मैं जब भी कोई पूछता है कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तो मैं नहीं बता पाती हूँ और मैं शर्म से अपना सर नीचा कर लेती हूँ। अगर आज मेरा बाप मुझे मिल जाएगा, तो मुझे भी पूरी ज़िंदगी बाप का साया मिल जाएगा। दोस्तों, संगीता उस 5 साल की बच्ची के ज्ञान से और 5 साल की बच्ची के बातों से प्रभावित हो जाती है और अपने पति को उठा करके अपने गले से लगा लेती है और दोनों आँसुओं से भीग जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद आज फिर से दोनों एक हुए थे और वो लड़की, जिसका नाम अनमोल होता है, उसने उन दोनों के हाथों को एक-दूसरे के हाथ में देते हुए कभी ना अलग होने का वादा करवाती है। दोस्तों, आज संगीता और उसका पति कमलेश और उसकी बेटी अनमोल एक साथ एक घर में रहने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बची हुई ज़िंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, आपको कमलेश और संगीता की कहानी कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।